सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। टॉप न्यूज में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। बिजनेस और खेल जगत के समाचार पर डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 36वें राष्ट्रीय खेलों की आज से होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होंगे राष्ट्रीय खेल। देश भर से 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी लेंगे हिस्सा। चीन के साथ भारत के संबंध संवेदनशीलता, सम्मान और आपसी हित पर होंगे आधारित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल पर जताई चिंता। कहा, इस क्षेत्र की मजबूती भारत अमेरिका साझेदारी का समान उद्देश्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम सैन्य चौकियों का दौरा। 3 से लगी एलएसी पर तैयारियों का लेंगे जायजा। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में शक्तिशाली तूफान यान, 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। नाव डूबने से क्यूबा के 23 प्रवासी लापता, प्रशासन सतर्क। और फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील क्षेत्री पर बनी 3 एपिसोड की एक सीरीज। फीफा ने जारी की सीरीज। प्रधानमंत्री ने की सराहना। कहा, इस पहल से भारत में बढ़ेगी फुटबॉल की लोकप्रियता। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का आगाज आज हो रहा है। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर यानी कि आज से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री का आज सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर में दोपहर करीब 2 बजे 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए वर्जन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही पीएम अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सेना की अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे। परिचालन तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री ने असम में चीन सीमा पर परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। बुधवार को रक्षा मंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के दिनजान में सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, क्षमता विकास और परिचालन तैयारियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर जवानों के साथ रक्षा मंत्री भी गाना गाते नजर आए। हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों को एक बार फिर से स्पष्ट किया है। अपनी अमेरिका यात्रा के समापन से पहले पत्रकारों से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी रखेगा, लेकिन ये रिश्ते बराबरी के होंगे और आपसी संवेदनशीलता, सम्मान और हित पर आधारित होंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामरिक क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पर चिंता जताई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल पर भी उन्होंने भारत की रणनीति बताई और कहा कि इस क्षेत्र की मजबूती भारत अमेरिका साझेदारी का समान उद्देश्य है। Where Indian and US interests converge, and they do, I think is on the stability and the security, the progress, the prosperity, the development of the Indo-Pacific. सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के बाद वो दूसरे सीडीएस होंगे जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी ऑफिसर की सर्वोच्च रैंक है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। सेना में करीब 40 वर्षों से अधिक के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। वो मई 2021 में पूर्वी कमान के प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से सीडीएस का पद खाली था। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। वो 1 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण करेंगे और 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि साल 2004 से 2010 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार के कई विभागों के लिए विशेष वरिष्ठ वकील रहे हैं। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानूनी अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। Also thank the Honorable Prime Minister, the Home Minister and the Law Minister for place confidence in me to take up this very sensitive assignment. And I only wish and pray that given the assistance I would be bestowed with from all my friends, I'll be in a position to discharge this responsibility, as I say, without fear or favor and without ill will, and to the best of my abilities. किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका का फैसला करते समय विधानसभा अध्यक्ष को पूर्व विधायक का दर्जा वापस लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश जनता दल यू के तत्कालीन 4 विधायकों ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपील पर दिया। इन विधायकों को 11 नवंबर 2014 को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने न केवल अयोग्य घोषित किया था, बल्कि पूर्व विधायक का दर्जा भी ले लिया था, जिसके कारण वो पेंशन और दूसरे लाभों से वंचित हो गए थे। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अयोग्य विधायकों का पूर्व विधायकों का दर्जा बहाल कर दिया, जिससे वे पेंशन और अन्य लाभों के हकदार होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 17 अक्टूबर को होने वाली पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। यह खबर उस वक्त आई है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दिग्विजय को दिल्ली बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। दिग्विजय राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए केरल में थे। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा दिया है और 4% की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी करने की मंजूरी दी। नई किस्त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को
4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और CSMT मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने सुरक्षा, यात्री सुविधा, तकनीक सहित रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दिया है। इसी दिशा में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मंत्रिमंडल के एक बड़ा निर्णय लिया है। नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन स्टेशनों के विकास से नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा बनाया जाएगा, जहां फूड कोर्ट, छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह, स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान होगा। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने से 44,700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए ये योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी। 5 किलो अनाज प्रति। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां, खेल जगत पर डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजरें टॉप 10 पर। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। अपशिष्टों, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2 दिवसीय स्वच्छ शहर संवाद और टेक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई सार्वजनिक और संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी लखनऊ में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करेगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने CBI की याचिका पर तेजस्वी को जवाब देने का समय भी दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले में बुधवार को दूसरी गिरफ्तारी हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में शराब कारोबारी समीर महिंदू को गिरफ्तार किया है। इससे पहले CBI ने व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 1 अक्टूबर तक कर दी गई है। इससे पहले आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तारीख 27 सितंबर थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में शक्तिशाली धमाका हुआ। धमाके में 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पिछले 8 घंटों में ये दूसरा बड़ा धमाका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया। वो 90 वर्ष की थी। वो 4 बार सांसद रहीं। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष अदालत ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच कर रहा है। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में तुर्की की गायक मिलेन मौसो ने सार्वजनिक मंच पर अपने बाल काट दिए। ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए गायक ने अपने बाल काटे। उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के पक्ष में पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। हिजाब को लेकर ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 76 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने पड़ोसी उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए, जिसमें 13 लोग मारे गए। वहीं 58 लोग घायल हो गए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक देश के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने उत्तरी इराक में अलगाववादी समूह के कुछ ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। आपको बता दें कि ड्रोन हमलों ने इराकी कुर्दिस्तान में सुलेमानिया के पास कुर्दों के कम से कम 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन में अपने कब्जे वाले चारों इलाकों को रूस औपचारिक विलय करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन इलाकों में जनमत संग्रह रूस के पक्ष में कराया गया। हालांकि मॉस्को को पड़ोसी देश पर हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से राहत मिलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थक प्रशासन ने कहा है कि 5 दिन तक क्रेमलिन की शह पर चले मतदान में नागरिकों ने रूस से मिलने की बात कही है। रूस अधिकारी के मुताबिक जापोरिजिया में 93, खेरसान में 87, लुहांसक में 98 और दोनेत्स्क में 99% लोगों ने रूस में विलय का समर्थन किया है। पाकिस्तान की कराची में एक दंत चिकित्सा क्लिनिक के अंदर एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी। इस हमले में वहां मौजूद 2 अन्य लोग घायल हो गए। जांच अधिकारी के मुताबिक चीनी नागरिकों पर हमला होने का ये काफी अरसे बाद नया मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी है। और इधर ऑकलैंड के एक स्कूल में बुधवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को ऑकलैंड के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ऑकलैंड के अधिकारियों के अनुसार स्कूल में हुई गोलीबारी के पीछे का कारण और शख्स की जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उनकी जांच अभी जारी है। शक्तिशाली तूफान इयान ने बुधवार को केओ कोस्टा के पास दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में श्रेणी 4 के बड़े तूफान के रूप में दस्तक दी। ये तूफान 150 मील प्रति घंटे यानी कि 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। इसको देखते हुए सरकार ने करीब 2.5 मिलियन लोगों को दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा को खाली करने का आदेश दिया। वहीं अमेरिकी पुलिस की माने तो तूफान इयान की वजह से नाव डूबने से क्यूबा में 23 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मंकीपॉक्स का टीका अत्यधिक प्रभावी है। पहली खुराक के 2 सप्ताह बाद ही लोगों की ये रक्षा करने में सक्षम है। एजेंसी की तरफ से 31 जुलाई और 3 सितंबर के बीच शुरुआती जांच में ये पाया गया कि टीकाकरण न किए गए लोगों को टीका लगाए गए लोगों की तुलना में 14 गुना अधिक जोखिम था। एजेंसी का मानना है कि पहले टीके के 14 दिन या उससे अधिक समय के बाद वो प्रभावी हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद नजर आर्थिक जगत की खबरों पर।
सितंबर में माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगस्त में 28% उछाल के साथ ये 1.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। राजस्व के आधिकारिक आंकड़े 1 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। पिछले वर्ष सितंबर में ये 1.17 लाख करोड़ रुपए था। उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह 168 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दुनिया में आर्थिक मंदी का संकट गहराने लगा है। वहीं भारत में मार्च में लगातार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का मतलब है कि भारतीय उद्योग ने कोरोना संकट का सामना करते हुए किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना सीख लिया है और वो कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित है। और इधर वैश्विक मंदी का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अक्सर हम ये देखते हैं कि मंदी और महंगाई की वजह से कीमतों में उछाल आता है, लेकिन इस बार मंदी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी नहीं बल्कि घटी हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत और मंदी के कारण ब्रेंट ऑयल फ्यूचर 0.7% गिरकर $88.73 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.2% गिरकर $81.59 प्रति बैरल हो गया। आंकड़ों ने ज्यादा चिंता बढ़ाई है। बढ़ती ब्याज दरों और 40 साल की उच्च मुद्रास्फीति से निकट अवधि में मांग पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि वैश्विक मंदी के चलते कच्चे तेल की मांग पर प्रतिकूल असर पड़ा है और मांग न होने की वजह से कीमतों में गिरावट आई है। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों पर। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड की एक सीरीज रिलीज की है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेत्री की तारीफ करते हुए बुधवार को कहा कि इससे भारत में इस खेल की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस सीरीज का नाम कैप्टन फैंटास्टिक है। इसे 28 सितंबर को रिलीज किया गया है। फीफा विश्व कप के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी दी गई है। फीफा ने डॉक्यूमेंट्री का एक दिल छू लेने वाला पोस्टर शेयर किया है। इसमें सुनील छेत्री को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ पोडियम पर खड़ा दिखाया गया। छेत्री को उनकी डॉक्यूमेंट्री से सम्मानित करने का फीफा का फैसला अनोखा है, क्योंकि भारत ने अभी तक एक बार भी फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया। और तिरुवनंतपुरम में खेले गए 3 T20 मैचों के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 106 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने 2, अर्शदीप ने 3 और हर्षल पटेल ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 16.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। टीम के बल्लेबाजों की तरफ से केएल राहुल ने नबाद 51 और सूर्य कुमार यादव ने नबाद 50 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। जिस देश में अनन्य ब्रह्मा रसो विष्णु का घोष किया गया है, वहां हर व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है। दुनिया में हर साल तकरीबन 1.3 अरब टन आहार व्यर्थ हो रहा है, जिससे तकरीबन 1.6 अरब लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। मुद्दा गंभीर है और देश दुनिया के लिए चुनौती भी, जिसे लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज के दिन यानी कि 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाता है। आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में भारत में 2020 में जितना खाना बर्बाद हुआ, उसकी अनुमानित कीमत 14 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 11.18 अरब रुपए है। यही नहीं, भारत में सब्जी व फलों के उत्पादन का 40 से 60% हिस्सा कचरे में जाता है। दुनिया में हर साल एक परिवार औसतन 74 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2021 में दुनिया भर में 93.1 लाख टन भोजन कचरे में समा गया। इनमें से अधिकांश यानी कि 56.9 लाख टन कचरा हमारे घरों से निकला।
इसलिए थाली में भोजन उतना ही ले जितनी की आपकी भूख हो। और फिलहाल इन खबरों के साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 29 सितंबर साल 2016 को भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके आतंकी शिविरों को नस्ते नाबूद कर दिया। दरअसल 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में देश के 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और भारतीय जवानों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 के 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। साल 2012 में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इससे पूर्व विश्व हृदय दिवस मूल रूप से 2011 तक सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। साल 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर वर्ल्ड हार्ट डे की घोषणा की। इस दिन को मनाने का सुझाव WHF के अध्यक्ष एंटोनी बेयस डी लूना ने दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। 29 सितंबर साल 1959 को आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तैरकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में आरती साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया। 29 सितंबर साल 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को अंतरिक्ष में भेजा। इसे एक प्रोटॉन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। साल्यूट 6 पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसने मानव आवास, चालक दल और बिना चालक दल के अंतरिक्षयान प्राप्त किए। इस स्पेस स्टेशन ने जीवन और संचालन के लिए एक मिसाल कायम की। इस स्टेशन को मानव रहित लॉन्च किया गया था।